गुड मॉर्निंग सबको। आज के करंट अफेयर्स 30 जुलाई 2020 के। सबसे पहले कल सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है, तो उसी के ऊपर करंट अफेयर आया। तो बेसिकली स्कूल सिस्टम को काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 34 ईयर्स हो गए हैं कि रिफॉर्म नहीं किया गया। तो सेम वही 10+2 का जो सिस्टम था वो चलता आ रहा था। लॉन्ग टर्म से इस सिस्टम में बहुत सारी क्रिटिसिज्म थी कि इस सिस्टम में क्रैमिंग पे ज़्यादा फोकस है, लर्निंग पे कम फोकस है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो इससे पहले एग्जिस्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होती थी। अब ये पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, थोड़ा सा इसमें स्किल्स वोकेशनल पे फोकस लाया जा रहा है। वोकेशनल का मतलब होता है कोई ना कोई स्किल सिखाना, और स्पेसिफिकली जो आज के लिए रेलिवेंट कुछ स्किल्स हैं उस पे मैं बताता हूँ। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो एक्चुअली बहुत सारे डिप्रेशन और इन चीज़ों का कारण माने जाते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का कारण माने जाते थे, बिकॉज चलो चाहे एग्ज़ाम ओवर द टाइम तुमने आसान कर दिए हैं, मतलब कंपैरिजन में आज के बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही लाइट वेटेड हैं जो आज से कुछ साल पहले तक होते थे, और उससे जितना पुराना सिस्टम जाते जाओगे उतना ज़्यादा टफ एग्जाम्स होते थे। तो एग्ज़ाम लाइट फॉर्म में ज़रूर आता गया है, पर जो एक एंजाइटी और एक टेंशन बोर्ड के साथ ही जुड़ी हुई है ना, कि बोर्ड बहुत ही बड़ी चीज के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये इमेज ही ना रहे कि ये कोई बहुत ही टफ स्टेज है जहाँ पे जाके कुछ किसी बच्चे को कुछ प्रूव करना है। क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि किसके 90 आ रहे हैं, किसके 60 आ रहे हैं। कई बार 60% वाले के कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, उसे बस अ, पढ़ने का शौक नहीं होता। तो स्किल डेवलपमेंट पे अब फोकस आ रहा है कि जिसमें स्किल ज्यादा हो, क्रैमिंग बंद हो जाए, रट्टा मारना बच्चे बंद करें और एक्चुअली चीजें सीखना शुरू करें। ठीक है, तो इसका फोकस मतलब अभी थियोरेटिकली तो यही है, बाकी जब जब जैसी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी वैसे वैसे दिखेगा। इसमें एक चीज और जो बहुत ही अनोखी की जा रही है, मतलब अनोखी तो क्या है, एक स्टेप आगे हम और जा रहे हैं, वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखो, जब हम आर्टिकल 21A पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम कौन से ग्रुप को पढ़ते हैं कि आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स का कौन से ग्रुप को राइट टू एजुकेशन देता है? Below 6 to Right to 14. 6 education. to 14. 6 to 14 ईयर्स इन्हें एजुकेशन का राइट देता है। अब मैंने तुम्हें एक करंट अफेयर में पहले बताया था, जो 0 to 5 ईयर्स होता है ना, ये बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल माने जाते हैं। जितनी मेंटल डेवलपमेंट 0 to 5 ईयर्स में होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो 0 to 5 ईयर्स में बन चुका होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी जो लर्निंग का लेवल था उस पर फोकस करना जरूरी है। तो देखो, बिल्कुल पैदा होते ही तो नहीं किसी को फॉर्मल एजुकेशन में डाल सकते, वो तो कॉमन सेंस है। तो इस कारण जो 3 साल और 6 साल का जो पीरियड था, जिसमें किंडरगार्टन वो सारी क्लासेस होती हैं, KG, LKG, UKG, वो सारी आजकल उन्हें किंडरगार्टन्स कहते हैं, तो उस एजुकेशन को भी पॉलिसी में पहली बारी लेके आ रहे हैं। इससे पहले वो जो LKG और UKG थे या किंडरगार्टन की जो 2 स्टेजेस थी, उन्हें पॉलिसी से बाहर रखा हुआ था, जो 10+2 का सिस्टम था। तो उसके कारण जो ये सेक्टर था ना, ये अनरेगुलेटेड घूम रहा था। इसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अनरेगुलेटेड घूम रही थी। बच्चे को 3 से 6 साल की उम्र के बीच में क्या स्किल्स सिखानी है, इसमें बहुत ज्यादा स्कूल टू स्कूल डिफरेंस था। जो K-12 तुम्हारे स्कूल हैं, जो तुम्हारे किंडरगार्टन्स हैं, उनके आपस में एजुकेशन लेवल में, स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फर्क था। मतलब कोई ना कोई स्टैंडर्डाइजेशन तो होनी चाहिए ना कि कौन सी स्किल्स पे फोकस करना है। तो इस कारण अब इस पॉलिसी को भी साथ में लेके आ रहे हैं। तो अब बियॉन्ड ये 21A के आर्टिकल में जो 6 to 14 ईयर्स की एज है, इससे अब बियॉन्ड जा रहे हैं। अब 3 to 6 ईयर्स भी इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। दूसरा,
अब क्लास 6 के ऑनवर्ड्स वोकेशनल स्टडीज भी जोड़ी जाएंगी, यानी कि कोई ना कोई स्किल जरूर सिखाई जाएगी, प्लस कोडिंग, वो भी एक स्किल है, वो इस लेवल पे इंट्रोड्यूस करना शुरू होगा। देखो ये मॉडर्न जो तुम्हारे आने वाला टाइम है सारा, चाहे तुम्हारी इकोनॉमिक है, कल पर्सन ने कोई भी अब फ्यूचर में जाके अगर स्किल अचीव करनी है, हमने पहले पढ़े हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में, हर चीज में कहीं ना कहीं अब कंप्यूटर्स का रोल बढ़ता जाएगा। अब अगर कंप्यूटर्स का रोल होगा, या तो तुम किसी और पे डिपेंड कर सकते हो तुम्हारे लिए चीजें बनाने पे, या अगर तुम्हें खुद जॉब सीख करनी है, तुम्हें कहीं ना कहीं कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई जॉब ही मिलेगी, नहीं तो कोई ऐसी जॉब होगी जहां पे तुम्हें कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा। तो तुम्हें इसके लिए एक हाई स्किल डेवलप करना जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं अपने 6 साल, मतलब 6 क्लास के बच्चों के लिए, 6 साल कहते हैं सर, 6 क्लास के बच्चों के ऑनवर्ड्स ही उन्हें कोडिंग का कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं हाई लेवल कोडिंग के कल ही अगले हर टाइप की वेबसाइट्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर किसी ना किसी लेवल की, स्मॉल स्केल लेवल की कोडिंग, जैसे HTML वो सारे कोड से शुरुआत होती है, वो अब 6 क्लास से हो जाएगी। पहले वो 8th 9th में जाके कहीं कोडिंग करवाते होते थे, अब वो 6 क्लास में शुरू हो जाएगी, ताकि बाद में शायद कोई लैंग्वेज या कोई और चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी हमारे स्किल वर्कफोर्स के लिए, क्योंकि स्कूलिंग में एक्चुअली जाके कोई मतलब बनने लगेगा। ये जो पैनल, ये जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर ये सब कुछ बना है, ये तुम्हारे फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन के अंडर बनाई गई थी। ठीक है, मतलब ये जो जिस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है, वो कस्तूरी रंगन के अंडर बनी थी। ठीक है, तो एक इसरो का चीफ जो रिटायर, मतलब इसरो से जो पर्सन रिटायर हुआ है, ऑब्वियसली वो साइंटिफिक लेवल से उसने ये सारी चीजें सोच के, उसने और उसके पैनल ने, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ वही इंटेलिजेंट था, उसका सारा पैनल एमिनेंट लोगों से भरा होगा, उन सब ने सोच के ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोडिंग ये सब कुछ इसलिए रखा है, पता चलता है कि कोई एजुकेटेड लोग बैठ के इसे बना रहे थे एक्चुअली। ठीक है, एक सर जब ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਸੌਰੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਆਰਟੀਕल 21 नहीं ਏਜ। नहीं नहीं, नहीं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ना चेंज किया जा रहा है, ये सिर्फ पॉलिसी है, ये अभी कंपलसरी नहीं है 3 से 6 साल, ये सिर्फ टारगेट सेट किया है इसने कि हम 2030 तक 3 से 6 साल वालों को भी इंक्लूड करना, मतलब ये इस चीज सब तक पहुंचनी शुरू करे। देखो अभी भी तुम्हारे जो फॉर्मल स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है ये सारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो वहां पे एजुकेशन कई बार 3 साल पे नहीं शुरू होती, 5 साल पे बच्चे एडमिशन ले रहे होते हैं, जो नॉर्मल फर्स्ट से जो क्लास शुरू हो रही होती है। तो यहाँ से सिस्टम चेंज करने की कोशिश हो रही है कि किंडरगार्टन का जो लेवल है वो पूरे इंडिया तक पहुंचाया जाए 2030 तक। ये सिर्फ एक टारगेट सेट हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला जा रहा, वो मैंने सिर्फ तुम्हें एज अ बताने के लिए किया था कि हम अपने जो हमने अपने आप के लिए एक कमिटमेंट सेट की हुई है फंडामेंटल राइट के तौर पे, हम उससे भी बियॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ एज अ कंटेक्चुअल। तो जब क्या कहते हैं, बेसिकली कस्तूरी रंगन की ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जब उन्होंने ये पॉलिसी रिलीज की थी, ठीक है, 2018 में, ये 2018 से ये न्यूज में है। 2018 में ना इसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, वो था इसका लैंग्वेज फार्मूला। इस पॉलिसी ने उस टाइम एक लैंग्वेज फार्मूला दिया था, फार्मूला अभी भी खैर थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, पर अब वो नहीं है। लैंग्वेज फार्मूला दिया था, लैंग्वेज फार्मूला में कस्तूरी रंगन की इस कमेटी ने बोला था कि स्कूल्स में 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, यानी कि एक बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं सिखाओ। और इसमें कंट्रोवर्शियल क्या था, इसमें मतलब 3 लैंग्वेजेस कौन सी होनी थी, एक तो इंग्लिश कंपलसरी हो जानी थी सबको, एक हिंदी कंपलसरी हो जानी थी, और एक रीजनल लैंग्वेज, हर रीजन की जो अपनी मदर टंग है वो, ये 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी हो जानी थी। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कंट्रोवर्शियल क्यों बना? देखो तुम्हारी जो साउथ इंडिया की स्टेट्स है ना, वो हिंदी के लिए एग्री नहीं करती। ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट्स हिंदी को पसंद नहीं करती एक्चुअली।
ठीक है, तो उन्हें लगा कि हमारे ऊपर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है, तो इस कारण बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में आउटरीच हुआ था कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। तो इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया गया और ये हिंदी की कंपलसरी करना डिलीट मार दिया गया। ठीक है, अब फॉर्मूला यही है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जरूर रहेगा। अभी भी बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, इनमें से 2 लैंग्वेजेस मिनिमम 2 लैंग्वेजेस इंडियन होनी चाहिए और 1 लैंग्वेज फॉरेन की हो सकती है। ठीक है, वो तुम्हारा, वो बच्चे की मर्जी है, जैसे इंग्लिश लेनी है, फ्रेंच लेनी है, क्या लेना है, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है 3 लैंग्वेज फार्मूला में। नो लैंग्वेज टू बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, कोई लैंग्वेज अब इम्पोज नहीं की जा रही स्टेट के ऊपर। जो हिंदी का लोग साउथ की स्टेट्स को डर था, अब वो हटा दिया गया है जब ये फाइनली रिलीज की गई है। तो कमेटी की रिकमेंडेशन में ज़रूर थी हिंदी, पर यहाँ पे उसने नहीं मेक किया। ठीक है, तो ये 3 लैंग्वेजेस जो भी होंगी ये स्टेट गवर्नमेंट्स खुद चूज करेंगे, अपने रीजन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। ठीक है, बस 2 लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए और 1 फॉरेन हो सकती है। जो संस्कृत है ये हर लेवल पे दी जाएगी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब ऑप्शन दी जाएगी। जरूरी नहीं है संस्कृत सबको पढ़नी है, संस्कृत एज ऑप्शन बिल्कुल बेसिक प्राइमरी लेवल से अवेलेबल होगी बच्चों को, अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं। पर जो बाकी लैंग्वेजेस है, अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस, मतलब वो भी दी जाएंगी, और जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं वो भी दी जाएंगी, पर वो सेकेंडरी लेवल पे जाके दी जाएंगी। सेकेंडरी एजुकेशन तुम्हारे 8th के बाद जो हम कहते होते थे, वहां जाके ऑफर की जाएंगी। ठीक है, तो एक जो अब इस पॉलिसी देखो, ये पॉलिसी चाहे बन गई है, पर ये पॉलिसी ऐसा नहीं है कि साथ के साथ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जो तो स्कूल तुम्हारे सीबीएसई न्यू दिल्ली जो हेडक्वार्टर है उसके साथ जुड़े हुए हैं, वहां पे तो ये चीज अप्लाई होगी। पर बहुत सारे तुम्हारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हो गया, हरियाणा का हो गया, हिमाचल का एजुकेशन बोर्ड हो गया, हर स्टेट के अपने एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उसके अंडर बहुत सारे स्कूल्स हैं जो काम कर रहे हैं। बेसिकली उनमें ये पॉलिसी अपने आप लागू नहीं होती। ठीक है, तो तुम्हारा, और फिर से लगा लो कि 50% पॉपुलेशन तो वहीं पढ़ रही है, तो 50% पॉपुलेशन को तुम बिल्कुल ही इग्नोर करके चल रहे हो, क्योंकि एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। कौन से शेड्यूल में? कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ पे है? शेड्यूल 7 7। शेड्यूल 7 में कॉन्करेंट लिस्ट दी है। तो एजुकेशन यूनियन का भी मैटर है, स्टेट का भी मैटर है। तो यूनियन के अंडर सीबीएसई और ये सारे बोर्ड चल रहे हैं, और स्टेट के अंडर जो उनके अपने एजुकेशन बोर्ड्स हैं वो चल रहे हैं। तो इस कारण उन्हें अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी ताकि इसकी यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, एक्चुअली सारे इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी सेम हो सके। ठीक है, क्लियर है? तो ये बेसिकली तुम्हारे एग्जिस्टिंग 10+2 स्ट्रक्चर को हटा के अब 5+3+3+4 स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करता है। ये जो बेसिक है ना, 5+3+3+4, तो पेपर में एक डायरेक्ट जो सबसे बेसिक क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो एजुकेशन पॉलिसी का बनता है वो यही आएगा क्वेश्चन में, 5+3+3+4 रिसेंटली सीन इन द न्यूज किस चीज से रिलेटेड है, उसका आंसर होगा एजुकेशन। ठीक है, या स्कूल एजुकेशन। क्लियर? कॉलेज लेवल के एजुकेशन में फर्क किया, आगे डेवलपमेंट की जा रही है, पर फिलहाल के लिए आज का करंट अफेयर सिर्फ इसके ऊपर है। पूरी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम थोड़े दिनों में एक अलग से वीडियो पे पूरी एक्चुअली डिटेल पे बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तुम्हारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब 5+3+3 वाला ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब आ? मैं बताने लगा हूँ, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 साल जो तुम्हारे ये पहले तो किंडरगार्टन के 3 साल हो गए, उसके बाद क्लास 1 और 2। तो तुम्हारे आंगनवाड़ी या जो तुम्हारे किंडरगार्टन है, यहाँ पे तुम टोटल करके
5 ईयर्स स्पेंड करोगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को प्लेफुल एक्टिविटीज के थ्रू चीजें सिखाई जाएंगी, जो तुम्हारी सेकंड क्लास तक है, मतलब किंडरगार्टन से लेके सेकंड क्लास तक, ये पहले 5 साल हो गए यहाँ पे। उसके बाद बच्चा जब थर्ड में आएगा, थर्ड टू फिफ्थ क्लास, एज 8 से 11 होगी, 8 टू 11 होगी, यहाँ पे अब बेसिक जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक न्यूमरेसी, अल्फाबेट्स, हर चीज जो है उन पे बिल्ड किया जाएगा। मतलब अल्फाबेट्स तो फर्स्ट और सेकंड में सिखा दिए जाते हैं, यहाँ पे उसके ऊपर बिल्ड किया जाएगा। तो हर चीज की नॉलेज यहाँ से अब शुरू होगी, ठीक है, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग के। तो 3 साल तुम यहाँ बिताओगे, 3 to 5 ईयर्स ऑब्वियसली तुम नहीं बिताओगे, तुम्हारे कहने का मतलब है अब जो जनरेशन आगे जाके पढ़ेगी वो, ठीक है। उसके बाद मिडिल स्टेज आएगी, मिडिल स्टेज में फिर से 3 है, तो 5 + 3 + 3 आ गया, अब अगला 3 आ गया। ये 6 to 8th क्लास की स्टेज है। 6 to 8th क्लास के स्टेज में तुम्हारे अब सब्जेक्ट्स में ब्रॉड फर्क आने लगेगा। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जैसे हम पढ़ते हैं वैसा डिफरेंस आने लगेगा। उसके बाद आखिरी 4 इयर्स जो है वो है क्लास 9 to क्लास 12। तो करके अभी भी स्ट्रक्चर टोटल करके 10+2 वाला ही है, ठीक है। बस इसमें ये नीचे वाले 3 साल एडिशनली ऐड हो रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा स्ट्रक्चर देखो, इधर ये चीज ब्लैंक पड़ी हुई है ना, क्योंकि इधर हम कभी से कंसिडर ही नहीं करते, हम डायरेक्टली 10 साल फर्स्ट क्लास टू 10th क्लास, ये 10 साल की एजुकेशन ये होगी, और तभी इसे +1 और +2 बोला जाता होता था, क्योंकि ये 2 साल एडिशनल होते होते थे स्कूलिंग के एजुकेशन के। अब क्या क्या किया गया, इस पूरे पिरामिड, इस पूरे तुम्हारे सिलेंडर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अब बस 3 साल जो हैं वो सबसे नीचे वाली स्टेज पे ऐड किए जा रहे हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ से ऊपर वाला, यहाँ पे तभी लाइन खींची हुई है, यहाँ से ऊपर वाला स्ट्रक्चर वैसे भी सेम जा रहा था साथ वाले डायग्राम में, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज थी, मतलब वही 9th to 12th, इसमें जो एक्चुअली सब्जेक्ट्स की हम चॉइस करते हैं, जो बिल्डअप होता है, मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो सब कुछ वो स्टेज पे होगा, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इसके थ्रू होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स इन लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक जैसे तुम्हारे गाय, इन सबको, जो काउज, तुम्हारे जितने कैटल्स हैं, इनके जितने भी, इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना भी हमारा लाइफ स्टॉक है ना, इन्हें कोई भी हल्की सी भी कोई बीमारी होती है ना, इन्हें एंटीबायोटिक्स फीड करना शुरू कर देते हैं। अब हम जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ इनसे डिराइव करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बीफ भी दुनिया को जो सप्लाई करते हैं, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीफ सप्लायर है, ठीक है। हमारी यही हिपोक्रेसी है कि हम यहाँ कहते हैं गाय मारना नहीं, मार मार के हम सारी दुनिया में सप्लाई करते हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बीफ सप्लायर है, जो हमारी सरकार बीफ 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 बैन की इतनी बातें करती रहती है, दुनिया भर में हम गाय काट काट के भेजते हैं। तो इनमें एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो है कि इन्हें अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं? एंटीबायोटिक्स का मतलब है एंटी बैक्टीरिया, ठीक है। एंटी बैक्टीरिया का से यहाँ पे मतलब जो बेसिक क्रक्स है कि बैक्टीरिया से जुड़ी हुई बीमारियां। तो कई बारी देखो, जैसे हमें भी कई बारी कोल्ड होता है, ठीक है, जुकाम हो जाता है ना, कई बारी दवाइयां खाना शुरू कर देते हो, वो जो दवाइयां हैं वो कभी भी इसके ऊपर असर नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारी मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है कि तुम्हें कोई असर लग रहा है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि जो तुम्हें जुकाम होता है वो एक्चुअली वायरस से होता है, वो वायरस होता है, और तुम दवाइयां किस चीज की खा रहे हो? बैक्टीरिया की। दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है, ठीक है। तो जब जुकाम होता है तभी कहते हैं कि जुकाम की कोई मेडिसिन नहीं है, वो तो बस मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि दवाई खा ली अब ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली जुकाम की कोई दवाई नहीं है, ठीक है। जुकाम अपने पूरे प्रोसेस से निकल के ही खत्म होता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, जब तुम अननेसेसरी, जब तुम भी ये कोल्ड में, हमेशा तभी बोला जाता है कि एंटीबायोटिक्स नहीं खाने चाहिए,
क्योंकि जब तुम ये कोल्ड के टाइम ये एंटीबायोटिक्स खाते हो या कोई भी बीमारी होती है, मतलब हल्का और कुछ भी हुआ और एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हो, होता क्या है ह्यूमंस में एंटीबायोटिक्स खा खा के ना हमारे अंदर वो फैक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं कि जब भी हमारे बैक्टीरिया कांटेक्ट में आता है, पहले तो बैक्टीरिया मरता है, पर लॉन्ग टर्म में बैक्टीरिया उन मेडिसिन को अडॉप्ट कर जाता है, वो उनसे मरना ही बंद हो जाता है। तो एक्चुअली जब बैक्टीरियल कोई डिजीज लगती है, क्योंकि हमने एक्सेस में एंटीबायोटिक्स खाए होते हैं, हमारे ऊपर दवाई ही काम नहीं करती, क्योंकि एक्चुअली वो बैक्टीरिया के ऊपर नहीं काम करती। तो हमें क्या करना पड़ता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज देना पड़ता है उसे खत्म करने के लिए। पर जैसे जिस अनरेगुलेटेड मार्केट से ये सब कुछ तुम्हारे केमिस्ट शॉप पे बिकती हैं एंटीबायोटिक्स, इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि तुम जितना स्ट्रॉन्ग डोज मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है अब दवाइयों के लिए, लोग उसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। थोड़े टाइम बाद वो एंटीबायोटिक्स के तौर पे फेल हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक नहीं होता कमल जी, इम्यून सिस्टम के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ पे आता है कि बैक्टीरिया, देखो जब भी तुम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करोगे, हर लिविंग बीइंग का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है इन्वायरमेंट में कि वो अपने आप को चेंजेस से अडेप्ट कर लेता है। जो बैक्टीरिया है, मतलब हर लिविंग बीइंग, तुम कहीं पे भी रहने लगोगे कुछ टाइम पे, लेट्स सपोज एक कोल्ड जगह पे, कुछ सालों बाद तुम्हें ठंड लगनी थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर ज़्यादा लगती होगी, ठीक है। बॉडी अपने आप को खुद अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, अडॉप्ट करना शुरू करते हो तुम उस इन्वायरमेंट से। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बैक्टीरिया तुम्हारे इन एंटीबायोटिक्स को अडॉप्ट कर जाते हैं, तो फर्क इनके ऊपर पड़ना बंद हो जाता है। तो हमारा एक्चुअली इम्यून सिस्टम नहीं वीक होता, हमारी दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए सरकार ने पीछे एक कैंपेन भी शुरू किया था जो तुम्हारी दवाइयों की पूरा, जैसे पत्ता कहते हैं, जो पूरा पत्ता होता है उसके ऊपर ना ऐसे एक लाल लाइन खींची होती है, रेड लाइन, इसे कहते थे रेड लाइन कैंपेन। अभी भी खींची होती है, हमेशा देखना दवाइयों के पत्ते के ऊपर। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि इस दवाई के अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, इन्हें सोच समझ के खाना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डेवलप होगी तो कल बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, ठीक है। इसलिए ये लाल लाइन एक पूरी खींची होती है तुम्हारे इन स्टेप्स के ऊपर, मेडिकल स्टेप्स के ऊपर, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है लाइफ स्टॉक से, देखो दूध और उसके मिल्क जितने प्रोडक्ट्स हैं ये सारा हर कोई कंज्यूम कर रहा है। तो अल्टीमेटली जब तुम मिल्क कंज्यूम कर रहे हो या उसके प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे अंदर चाहे अब तुम एंटीबायोटिक्स अवॉइड भी कर रहे हो, ये एंटीबायोटिक्स अपने आप तुम्हारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो वही चीज आ गई ह्यूमंस में, जब कोई भी एंटीबायोटिक्स कॉमन होते जाते हैं तो वो अपने आप उनकी जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना बंद कर देते हैं। और बैक्टीरिया एक्चुअली वायरस से भी खतरनाक माना जाता है। अभी जो कोविड के कारण हम प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, बैक्टीरिया उससे भी खतरनाक माना जाता है। अगर बैक्टीरिया फैलता है, बैक्टीरिया एक्चुअली जानने भी लेता है, इससे ज्यादा जान लेता है, ये भी ले रहा है, वो इससे भी ज्यादा जानने लेता है। तो इस कारण ये बहुत बड़ा रिस्क है जो इस टाइम ह्यूमन समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। पर एक स्टेज पे जाके ये कहीं ना कहीं बैकफायर जरूर करेगा, ठीक है। सरकार भी कंट्रोल नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं बैकफायर जब करेगा तब सारी दुनिया देखेगी कि हुआ क्या। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क सप्लायर है, पर इसकी अराउंड 52% जो सप्लाई है वो इंडिया का अर्बन एरिया ही कंज्यूम करता है, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा जो मिल्क सप्लायर है हमारा फॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो अमूल जैसे हैं, ये सबसे बड़े सप्लायर नहीं है। हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, जो दूधी होते हैं, दूध देने वाले होते हैं, वो इंडिया के अराउंड 60% अर्बन एरियाज की सप्लाई वही पूरी करते हैं, ठीक है। तो चाहे तुम्हारे, अब इसमें क्या पाया गया कि जो तुम्हारे डेयरी कोऑपरेटिव्स में है, जो अमूल जैसे, वेरका जैसी जो कंपनीज हैं, मदर डेयरी जैसी जो कंपनीज है, ये चाहे जितनी भी हैं, अल्टीमेटली ये भी तुम्हारे जो कैटल रेयरिंग जिनका काम है, कैटल जिन्होंने रखी हुई हैं, अल्टीमेटली उन्हीं से दूध खरीदते हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं चेक नहीं करते कि उस मिल्क में, मतलब इनका कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं बना हुआ कि उस मिल्क में कितनी एंटीबायोटिक्स हैं,
तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चाहे तुम पैकेट वाला दूध ले रहे हो चाहे दूसरा ले रहे हो, दोनों में एंटीबायोटिक्स मिले हुए हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म सेहत को डैमेज कर रहे हैं। इसके लिए हमारे जो फूड स्टैंडर्ड्स एक्चुअली हमेशा प्रिस्क्राइब करने वाली इंडिया में बॉडी है, मिल्क प्रोडक्ट्स को भी जैसे उसके स्टैंडर्ड होने ज़रूरी हैं, उसे हमेशा जो प्रिस्क्राइब करती है, हर फूड पैकेट के पीछे देखना एक नाम लिखा होता है FSSAI स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसका लोगो पीछे बना होगा और इसके जब कोई कंपनी क्लेम करती है कि हम FSSAI के स्टैंडर्ड्स मीट कर रहे हैं और इनकी सर्टिफिकेशन उनके पास है, वहाँ पे नीचे हमेशा सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। तो बेसिकली FSSAI का काम क्या है कि हर फूड प्रोडक्ट जो हमारी कंजम्पशन के लिए बना है उसके स्टैंडर्ड सेट करना, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ओपन फूड के कभी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब नहीं हो सकते, ठीक है, पर वो फिर रेस्टोरेंट्स और वहाँ पे सप्लाई लागू होता है कि कैसी क्लीनलीनेस सब कुछ मेंटेन करना है, वो भी FSSAI ही बताता है। पर जो ओपन मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, तो जो दूध देने वाले हैं उन्हें FSSAI कंट्रोल नहीं करता। या तो तुम फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, पैकेट्स में पूरा पैक करके, या तुम रेस्टोरेंट्स में इन्हें बेच रहे हो, यहाँ दो जगह ये कंट्रोल करता है। तो ये 2006 के एक्ट से स्टैब्लिश की गई थी, एक्ट से बनी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसका काम है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। क्लियर। बाकी इसके ऐसे पॉइंट लिखे हुए हैं, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होता है जिसका रैंक सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होता है, मतलब नॉट बिलो, कम से कम उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसके क्या क्या पावर्स हैं, ये सारी पावर्स डिफाइन की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाना है, फूड सेफ्टी कैसी होनी चाहिए, पैकेट्स कैसे होने चाहिए, टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। कई बारी जो तुम्हारे सैंपल्स कलेक्ट करके लैब्स में टेस्ट भी किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट कई जगह से कई बारी खाने की चीज़ें टेस्ट करने लग जाती है, जैसे कुछ साल पहले मैगी बैन हुई थी, मैगी इनके कारण ही बैन हुई थी। तो ऐसी सारी चीजें ये देखते हैं कि सारे के सारे स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं जो नहीं हो रहे, ठीक है। आज इस चीजों के ऊपर स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। ये जो पूरी लिस्ट है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है, फैट्स, ऑयल, फैट, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, मीट, फिश, स्वीट्स, ये चीजें तुम्हें पेपर में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सी चीज के स्टैंडर्ड्स FSSAI ने नहीं रेगुलेट किए। देखो बाकी तो तुमने सारे सुने होंगे, इरेडिएशन ऑफ फूड एक तो ये, और फोर्टिफिकेशन, ये दो चीजें शायद ना सुनी हो। इरेडिएशन क्या होता है, ये आजकल ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या करते हैं, जैसे तुम्हारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी आते हैं ना, इन्हें रेडिएशन के थ्रू पास करवाते हैं, मतलब लैब्स के अंदर इन्हें रेडिएशन के थ्रू पास करवा दिया जाता है। रेडिएशन से क्या होता है, एक जो फ्रूट है उसके ऊपर जितने भी वायरस बैक्टीरिया कुछ भी होंगे, एक तो वो मर जाएंगे, और कोई भी चीज जो, मतलब अल्टीमेटली यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसे गला देते हैं, ओवर द टाइम डिके कर देते हैं। तो जितनी भी ये सारी चीजें हैं ना, ये एक फ्रूट या वेजिटेबल के ऊपर ना मर जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो होता क्या है अल्टीमेटली, एक तो ये तुम्हारा खाने के लिए ज्यादा सेफ हो जाता है खाना, ठीक है। दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ क्या होता है कि कितना टाइम ये पड़ा रहेगा उस, जिससे पहले ये खराब हो जाए, ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसे खाने वाले इसके ऊपर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर चुके हैं। तो एक्चुअली इसका जो डिकेइंग का प्रोसेस है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो शेल्फ लाइफ इसकी बहुत बढ़ जाती है कंपैरेटिवली। अगर पहले कोई फ्रूट 3 दिन ही टिकता था, अगर उसे रेडिएशन से निकाल दोगे तो वो आराम से 10 दिन भी टिक जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा फर्क आ जाता है, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। और ये टेक्नोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि खासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक तो
इंसानों के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, फ्रीक्वेंट कंजम्पशन है। दूसरा, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आते तो तुम्हारे वीट और राइस भी हैं, पर फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसी चीजें हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है। एक तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखने के लिए गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज इतने नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमारी सप्लाई चेन बहुत स्लो चलती है इंडिया में, तो कई बारी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो दूर दूर तक नहीं पहुंच पाते खराब हुए बिना, तो इस कारण ये चीज। नेक्स्ट इज फूड फोर्टिफिकेशन। अगली जो चीज याद रखने वाली है वो है फूड फोर्टिफिकेशन। क्या है? देखो, तुम्हारे हर खाने में ना दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो जैसे तुम्हारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें। माइक्रो होता है जो तुम्हें बहुत ही कम क्वांटिटी में तुम्हारी बॉडी को नीडेड होता है, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, तुम्हारी बॉडी को जैसे फ्लोराइड भी चाहिए होता है तुम्हारे दांतों की और हड्डियों की स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए। तभी तुम्हारे जो टूथपेस्ट हैं, टूथपेस्ट को हमेशा फोर्टिफाई करके उनके अंदर फ्लोराइड डालना होता है। तभी कहते हैं टूथपेस्ट हद से ज्यादा भी नहीं ब्रश के ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि फ्लोराइड ऐसी चीज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये। इसे थोड़ा सा कंज्यूम करोगे तो तुम्हारी हड्डियां ठीक रहती हैं, पर अगर इसकी कंजम्पशन ज्यादा होगी तो यही हड्डियों को खराब भी कर देता है। तो ये दोनों साइड पे काम करता है, ठीक है। तो इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे और भी आयरन जैसे और बहुत छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे डाइट में ये सारी चीजें मिसिंग है, मतलब हमारी गवर्नमेंट्स को लगता है, वो क्या कर सकती है, वो फूड फोर्टिफिकेशन के ना स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। और कई तुम्हारे जो आजकल फूड्स आते हैं, खासकर जो जैसे बेबी फूड्स हो गए या ट्यूब फूड्स हो गए, इनमें तो खासकर फोर्टिफिकेशन होती है, ठीक है। पर एडल्ट फूड्स में भी हो सकती है। होता क्या है, कोई भी जो तुम्हारा फूड आर्टिकल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं एडिशनली, जो पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे। पर वो कभी भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें कभी नहीं ऐड की जाती होती, हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते होते हैं। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करने का प्रिंसिपल होता है खाने में, इसे फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। कि जो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे खाने में मिसिंग है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे खाने में मिसिंग है, उन्हें खाने में एडिशनली ऐड करवाना, ठीक है। थ्रू प्रोसेसिंग, थ्रू केमिकल्स उन्हें ऐड करवा दिया जाता है, ठीक है। उसे कहते हैं कि फूड फोर्टिफाई हो चुका है। जैसे जो तुम्हारे ज्यादातर जो मिल्क, ऊपर वाले इस करंट अफेयर से जोड़ दो कि जो तुम्हारे मिल्क के पैकेट्स हैं, जो तुम दूध खरीदते हो, चाहे अमूल, मदर डेयरी, किसी से खरीदते हो, वो जो पैकेट्स है ना, उनके पीछे हमेशा लिखा होता है फोर्टिफाइड मिल्क। अगली बारी पढ़ना, उनके ऊपर ये लिखा होता है। उसका क्या मतलब है कि इस मिल्क में, जो ओरिजिनली मिल्क आया था, इसमें अलग से और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जोड़े गए हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्ड कहीं नहीं लिखा होगा, क्योंकि इसका मतलब ही ये है, फोर्टिफाइड का मतलब ही ये आएगा। तो फूड फोर्टिफिकेशन याद रखना। क्लियर है? तो आगे तुम्हारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ये बेसिकली पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। आनंद, गुजरात, जहाँ से तुम्हारा अमूल शुरू हुआ है, वहाँ पे इसका रीजनल ऑफिस है, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या है इस बोर्ड का, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो सिर्फ साथ के सपोर्टिंग पॉइंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और एक ही है। तो इस बोर्ड का काम क्या है कि जितने भी तुम्हारे इंडिया में मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, मिल्क का कोई काम करना चाहता है, उसके कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसे फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोड्यूसर, ओनर, इन सबको, और
उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल चेक में रखना कि वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं मतलब चेक का ये मतलब नहीं है कि वो कोई सीज या कुछ कर सकते हैं, सिर्फ कि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि वो फार्म कोऑपरेटिव्स ही स्ट्रांग हो सके। मतलब स्टैंडर्ड्स भी तुम इसलिए मीट करवा रहे हो, कोई पब्लिक हेल्थ का कंसर्न नहीं है इसमें, उनकी डेवलपमेंट का कंसर्न है कि तुम्हारे मिल्क कोऑपरेटिव्स जो हैं वो डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके जो फाउंडर थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरिन। ठीक है, 1965 में से इस्टेब्लिश किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे पीएम थे। क्लियर? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। कोई भी डाउट? नहीं?